हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसकी किताब का नाम है हमारी विरासत। तो हमारी विरासत में अध्याय 3 में है दिल्ली के सुल्तान, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है कि अंग्रेजों के पहले भारत में मुगलों का शासन था। तो जो मुगल जो शासक होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। तो इस पाठ में उन्हीं मुगल शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली के सुल्तान अर्थात दिल्ली में किनका किनका शासन था, किन राजवंशों का, किन शासकों का शासन था। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। आप भी अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसे पढ़िए। तो देखिए, भारत क्या है, एक विशाल देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। तो उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। ठीक है। तो आज यह क्या है, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। लेकिन प्राचीन काल से ही इसका एक अलग महत्व था। तोमरों एवं चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। मतलब वहीं से व्यापार का संचालन होता था, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण शहर था। लगभग 800 वर्ष से पहले तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित की। इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली में जो सल्तनत का शासनकाल का जो पीरियड था, वर्ष था, वो था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। तो ये जो कालखंड था, इसमें लगभग 5 वंशों ने शासन किया और लगभग 320 वर्षों तक उनका शासन चला। तो जिसका नियंत्रण उस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। किनका? दिल्ली के सल्तनतों का। तो इन सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगर बसाए। ठीक है। तो उन्होंने अपने अनुसार बहुत सारे नगर बसाए, जिसमें थी देहली कुहान, सीरी, जहांपना। ठीक है। जहांपना जैसे नगर प्रमुख नगर थे। तो उपयुक्त सूची में आपने देखा कि इन राजवंशों जो ऊपर है उसमें देखेंगे कि विभिन्न राजवंशों ने अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली पर कई शताब्दी तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए बहुत सारे स्रोत भी हैं। तो उनमें से कुछ हैं ऐतिहासिक साहित्य, अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण कला या उसी को कहते हैं स्थापत्य कला आदि प्रमुख हैं। तो हम इसके दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। पहले उनकी वंशावली को देख लेंगे, फिर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस चित्र में 13वीं से 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहरों को दिखाया गया है, जिसमें से कुछ का नाम अभी हमने ऊपर देखा, देहली कुहाना। ठीक है। और क्या था? देहली कुहाना, जहांपना, सीरी, हौज खास। तो ये जो शहर सब दिख रहे हैं, ये दिल्ली सल्तनत में कुछ महत्वपूर्ण शहर बनाए गए थे। हौज सुल्तानी, आदिलाबाद, तुगलकाबाद, और इधर है फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला। ये सब क्या था? उस समय के जो कुछ प्रमुख नगर बसाए गए थे, जो इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। तो उस समय बसाए गए नगर दिल्ली सल्तनत काल में। देखिए, यहाँ वंशावली दिया गया है। राजपूत वंश, तोमर। ठीक है। आरंभिक कितना सदी से? 12वीं सदी, मतलब 1165 के आसपास। चौहान जो थे 1165 से 1192 तक। अनंगपाल 1130 से 1145 का बीच। ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज थे 1175 से 1192 के बीच। तो ये कौन थे? राजपूत वंश के थे सारे। तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो ये सारे इनका शासन था 1165 से लेकर 1192 ईस्वी तक। तो इसके बाद
1200 ईस्वी से 1206 ईस्वी से दिल्ली में जिन शासकों का शासन था उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक। इस वंशावली को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे समझने में काफी सुविधा होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे। तो दिल्ली में लगभग 5 वंशों का था। जैसे पहला था ममलूक वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो प्रमुख 4 वंशों का शासन था। 4 वंशों का, उसमें थे ममलूक, खलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, ये 5 राजवंशों का शासन था। तो जो ममलूक वंश था वो था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच। ठीक है, जो ममलूक वंश था वो 1206 से 1290। तो उसके जो शासक थे उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो थे 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इल्तुतमिश, वे थे 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया शासक बनी, जो थे 1236 से 1240। फिर रजिया के बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 के बीच। ठीक है, तो इस तरह से ममलूक वंश 1206 से 1290 के बीच, मतलब 1206 से 1290 के बीच किसका शासन था? ममलूक वंश का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश कब थे? जब ममलूक वंश का अंत हुआ, मतलब 1290 से 1320 तक। 1320 तक किसका शासन था? खिलजी वंश का। ठीक है, जब ममलूक वंश का पतन हुआ उसके बाद नया वंश आया खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच। तो खिलजी वंश के जो शासक थे वे उनमें थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो फिरोज खिलजी थे वो 1290 से 1296 तक शासन किए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के बीच थे। अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए, ये हुआ खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। उसके बाद नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब थे? 1320। ठीक है, जब खिलजी वंश का अंत हुआ, मतलब 1320 तक, तो 1320 में तुगलक वंश का उदय हुआ। तुगलक वंश 1320 से 1413 के बीच। ठीक है, 1320 से 1413 के बीच उनका शासन था। इसके बाद न उसमें कौन कौन शासक थे? उसमें थे गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, वो 1325 से 1351 तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। तो ये चीज आप याद कर लेंगे साल के साथ, तो आपको आगे सुविधा होगा पढ़ने में। तो ये हो गया ममलूक वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश था वो था सैयद वंश। जब खिलजी वंश का पतन हुआ उसके बाद 1414 ईस्वी में सैयद वंश का उदय हुआ। तो 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक सैयद वंश का राज था दिल्ली पर। तो उसमें थे ख्रीज खान। ख्रीज खान 1414 से 1421 तक। उसके बाद ख्रीज खां के बाद मुबारक शाह 1434 से 1443 तक थे। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक। उसके बाद नेक्स्ट कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह, वे थे 1443 से 1451 तक। ये हो गया सैयद वंश। सैयद वंश के बाद नेक्स्ट जो राजवंश था वो था लोदी वंश। तो लोदी वंश कब है? 1451 से 1526 तक। ठीक है, 1451 से 1526 तक इसका शासन था लोदी वंश। तो लोदी वंश के जो शासक थे वे थे बहलोल लोदी, जो 1451 से 1489 तक शासन किए। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक। इसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। ठीक है, तो इस तरह से
5 वंशों का दिल्ली सल्तनत पर शासन चला। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से कर लेंगे जिससे आगे आपको पढ़ने में सुविधा हो, और इसी के अनुसार ही आप आगे वंश के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब है जो पहला वंश था ममलूक वंश। ठीक है, तो ममलूक वंश क्या था? अरबी भाषा का एक शब्द है ममलूक, जिसका अर्थ क्या है? गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। मतलब वे ऐसे वंश से आए थे जिसके उनके पूर्वज क्या थे? गुलाम थे, और या फिर उनके जो माता पिता थे वे गुलाम थे, लेकिन ऐसे संतानें जो गुलामी के बंधन से मुक्त हुए हैं। और इस वंश के 11 शासकों में 3 प्रमुख थे। ठीक है, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे। ठीक है, इस वंश के जो शासक थे ऐबक थे, इल्तुतमिश और बलबन, ये कौन थे? दास थे, गुलाम थे। ठीक है, इसके बाद गजनी और हेरात के मध्य स्थित गोर के शासक शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। ठीक है, गजनी ने, हेरात ने और शहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन गोरी ने बहुत सारे आक्रमण किए भारत पर। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद अगले वर्ष उसने तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसमें हारा था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन इसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें विजय प्राप्त की थी। गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गए। ठीक है, जो मोइनुद्दीन गोरी थे उन्होंने अपने जो उनके जो गुलाम सेनापति थे उस पर राज्यभार सौंपकर वे वापस गजनी चले गए। और 1206 ईस्वी में मोइनुद्दीन गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली पर जो शासन है उसकी बागडोर संभाल ली। किसने संभाल ली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का वो पहला शासक था। दिल्ली का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे भारत में ममलूक अथवा दास वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुलामों का जो उनके पूर्वज कौन थे? गुलाम थे। उसके बाद जो गुलामी से मुक्ति के बाद जो पहले शासक बने हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान थी। ठीक है, इसमें दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया तथा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया। जो कुतुबुद्दीन का काम था उसमें एक महत्वपूर्ण था जो आज भी हम देख पाते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण था उन्होंने ही करवाया था। और दिल्ली और अजमेर में जो मस्जिद बनाए थे वो कुतुबुद्दीन के द्वारा ही बनाया गया था। और उनके समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और 1210 ईस्वी में चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु घोड़े से गिरकर पोलो खेलते हुए हो गई थी। तो ये क्या थे? बाहर से आक्रमणकारी थे और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। इससे पहले क्या थे? राजपूतों का शासन था। उसके बाद नया सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कुतुबुद्दीन को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दानी था। ठीक है, ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद अगले कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश कौन थे? दिल्ली सल्तनत के आरंभिक इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वे थे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद आए इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश भी बहुत प्रसिद्ध राजा थे। तो सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। ठीक है, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन बनाया। ठीक है, उन्होंने दासों का एक संगठन बनाया। तुर्कान ए चहलगानी
बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, तुर्कान ए चहलकमी। ये क्या था, 40 दासों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया था जिसे चालीसा दल कहा जाता था। इसने इक्तादारी व्यवस्था चलाई। किसने चलाई, इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था चलाई। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो 1221 ईस्वी में इसी के काल में चंगेज खां भारत की सीमा तक आया था। ठीक है, चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था भारतीय सीमा में, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था 1221 ईस्वी में। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का जो सोने का सिक्का है ये चलाने का भी श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश में। मतलब इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी प्रथम सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश ही था। ठीक है, तो इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों के यहाँ पे शहरों को यहाँ दिखाया गया है। जैसे पहला है राजकोट, नंदाना, लाहौर, मुल्तान, उच, ताबरहिंद, कुहराम, सुनाम, बारवाला, बारन, बदायूं, मांदोर, हांसी, दिल्ली, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर, अजमेर, सांभा, मानक, कांसाली, लखनौती, बनारस, अवध, ये सब किसके द्वारा जीते गए थे, इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए राज शहर थे। ठीक है, ये भारत का जो उत्तरी भाग है, इसमें उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसके अधिकतर भागों या पूर्वी भाग में भी कुछ क्षेत्रों को इल्तुतमिश ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। अब देखिए, इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया गद्दी पर बैठती है। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। उनका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठा। परंतु कुछ ही समय बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। लेकिन गद्दी पर बैठा, लेकिन वो क्या था, एक अच्छा शासक नहीं था, जिसके कारण बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और इस विरोध को शांत करने के लिए जो योग्य शासिका थी, इल्तुतमिश की पुत्री, उसे गद्दी दिया गया। वो गद्दी पर बैठी क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा योग्य थी। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी और दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और अंतिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। क्योंकि रजिया के पहले कोई महिला शासिका नहीं थी और रजिया के बाद भी कोई महिला शासिका नहीं थी, मतलब वो एकमात्र दिल्ली की शासिका रही है। रजिया का 4 वर्ष का अल्प शासनकाल होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो रजिया का जो शासनकाल था मात्र 4 वर्षों का था। उसने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले काबा, मतलब कुर्ता, और कुलाह, एक प्रकार का पगड़ी, को अपनाया। ठीक है, तो महिलाएं जैसे वस्त्र पहनती हैं वैसे नहीं पहनकर उसने कुर्ता और कुलाह को पगड़ी बांधना प्रारंभ कर दिया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्की शासन वर्गों को शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, उनका जो शासन काल था रजिया का बहुत ही अल्प समय का था, 4 वर्षों का था, लेकिन ये 4 वर्षों में ही उसने बहुत अच्छी तरह शासन की बागडोर संभाली थी। उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य, प्रभावी कार्य किए गए और जनता के हित में बहुत सारा कार्य किया गया। सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था, पुरुष प्रधान समाज क्या था, पुरुष प्रधान था, और ऐसे में कोई महिला आकर सत्ता संभाले और उसके आगे पुरुष सर झुकाए तो ये समाज मानने को तैयार नहीं था। और दूसरी ओर उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, और इस्लाम के अनुसार क्या था कि कोई महिला सुल्तान नहीं हो सकती थी, इसकी अनुमति इस्लाम में नहीं दिया गया था। कुछ इतिहासकार तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं।
और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रजिया किस कारण से, जो तुर्की सरदार थे उनका महत्वाकांक्षा था कि रजिया इतनी प्रभावी शासिका है और उनके रहते क्या है, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो सकती थी और इसी कारण से समाज में उनके विरोध बहुत सारे भावनाएं फैलाई गई, जिससे क्या है, रजिया को अपना शासन छोड़ना पड़े और प्रजा में आक्रोश हो कि एक महिला कैसे उनके ऊपर शासन कर सके। तो वे इसका एक कारण था कि वहाँ के जो सरदार थे, तुर्की सरदार थे, उनका अपना स्वार्थ भी था। तो कई इतिहासकारों ने रजिया की प्रशंसा की है। तो अच्छे लोगों की प्रशंसा होगी ही, वो इतनी अच्छी शासिका थी, इतनी साहसी पराक्रमी थी। तो इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिंतक, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थी। तो इतना सारा गुण थे, बुद्धिमान थी और न्यायप्रिय थी, दयावान थी और प्रजा की भी शुभचिंतक थी, प्रजा का अच्छा चाहती थी, प्रजापालक थी और उसकी सेना की भी अच्छी नेत्री थी, सेना को संभाल भी सकती थी। उसमें बादशाहत के सभी गुण विद्यमान थे, मतलब एक राजा में जो गुण होने चाहिए वे सारे गुण उसमें थे। ये किसने लिखा था? मिन्हाज उल सिराज ने। के निजामी ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में वह श्रेष्ठ थी। इल्तुतमिश के तो पुत्र भी थे, लेकिन पुत्र से ज्यादा उनकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो ज्यादा योग्य थी। ये ऐसा के निजामी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो रजिया के बाद अगला जो शासक थे वे थे बलबन। तो बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने एवं अपने विरोधियों के दमन के लिए लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की जो नीति थी वो थी लोह और रक्त की नीति, ठीक है। तो उसने चालीसा दल का दमन किया। इससे पहले जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों को लेकर चालीसा दल का गठन किया था, उसका बलबन ने उसको समाप्त कर दिया। वह निरंकुश राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास करता था, ठीक है। वो एक निरंकुश शासक था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसके अनुसार क्या है कि जो शासक होता है वही ईश्वर का प्रतिनिधि होता है पृथ्वी पर, और वही सबसे श्रेष्ठ होता है। वो अपने को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता था और वो सिर्फ लोह और रक्त की नीति को मानता था। लोह मतलब तलवार और रक्त मतलब खून, ठीक है। और विरोधियों को दमन करने के लिए वो क्या करता था? आक्रमण और खून खराबा। तो उसने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। जो ईरानी त्योहार है जो ईरान में मनाया जाता है उसको भी यहाँ मनाना शुरू किया, नौरोज। तो उसने राज दरबार में सिजदा और पैबोश नामक ईरानी प्रथा की भी शुरुआत की। तो सिजदा क्या होता है? लेटकर प्रणाम करना, नमस्कार करना, और पैबोश होता है पांव का चुम्बन, पैरों में चुम्बन देना, ठीक है। तो ये दो प्रथा बलबन के द्वारा शुरू किया गया और ये थोड़ा क्या था, धर्म के प्रति कट्टर था और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता था, ठीक है। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो बलबन था। कुतुबुद्दीन थे, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन। इसके बाद दूसरा जो नया वंश आया वो था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक थे वो थे फिरोज खिलजी, ठीक है, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के बाद जलाउद्दीन की पदवी धारण की। सत्ता पर जब वो आसीन हुए उसके बाद उन्होंने अपनी को जलाउद्दीन की पदवी दी, ठीक है। उसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। तो खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का चरम विकास हुआ और जब खिलजी का जो शासन वंश था उनके शासन काल में दिल्ली का बहुत अधिक विकास हुआ, दिल्ली बहुत उन्नत हुआ उनके शासन काल में। तो देखिए किस तरह से कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान चला, ठीक है। इससे पहले उत्तरी भाग में ममलूक वंश का शासन था। उसके बाद देखिए दक्षिणी भाग में किस तरह से खिलजी वंश का बढ़ा। देखिए दिल्ली है, यहाँ दिल्ली उनकी राजधानी थी,
ममलूक वंश का। इसके बाद खिलजी वंश ने यहाँ से अपनी ये शुरू की, अपनी जो विस्तार यात्रा थी, साम्राज्य विस्तार यात्रा। देखिए किस 1299 ईस्वी में यहाँ गुजरात को अपने कब्जे में लिया, गुजरात के सोमनाथ को। उसके बाद देखिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को, फिर 1301 ईस्वी में रणथंभौर को, 1305 में मांडू यहाँ देवगिरी, फिर 1310 से 11 के बीच इधर होयसल को, फिर तंजावुर 1311 ईस्वी में तंजावुर, मदुरै, पांड्यन इस पर कब्जा कर लिया। और देखिए इधर 1302-3 में फिर वारंगल पर अपना किया, फिर 1311 में भी इधर वारंगल पर किया, फिर कड़ा में करने के बाद 1296 ईस्वी में फिर देवगिरी पर। इस तरह से चारों तरफ से उसका अलग अलग अभियान चला। ठीक है, जो 1299 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक लगभग चला। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं, उनका जो सैनिक अभियान चला अपने राज्य विस्तार के लिए, तो इस तरह से चला। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। तो अलाउद्दीन का 20 वर्ष का शासनकाल सल्तनत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वह एक दूरदर्शी शासक थे, तो वे क्या करते थे, भविष्य के बारे में भी सोचकर उसी के अनुसार अपना कार्य करते थे। सबसे पहले उसने गुजरात, मालवा और राजपूताना पर अधिकार जमाया। उसके बाद दक्षिण विजय की योजना बनाई, जैसे आपने ऊपर चित्र में देखा, जिसमें उसने अपार धन संपत्ति हाथ लगी। क्यों? भारत बहुत समृद्ध था, जहां भी उसने आक्रमण किया वहां उस जगह को लूट लिया। इससे सल्तनत का जो केंद्रीय कोष था समृद्ध हुआ। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में व्यापक सुधार किया। जो कर प्रणाली थी, टैक्स व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे सुधार किए। सर्वप्रथम उसने दोआब, गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था में लगान की दर में वृद्धि का आदेश दिया। सेना में सुधार के लिए भी उसने अनेक कार्य किए। तो अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। तो उसने कौन सी प्रथा शुरुआत की? अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने की प्रथा। तो शेरशाह और अकबर ने भी इस प्रथा को जारी रखा। इसके बाद जो शासक आए थे शेरशाह और अकबर, तो उन्होंने भी उनके जो इस हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की जो प्रथा थी इसको आगे भी जारी रखा। कुतुब मीनार के पास उसने अलाई दरबार का निर्माण कराया। जैसे कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, उसी तरह कुतुब मीनार के पास इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। कभी आप दिल्ली घूमने जाएं तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये चीज आप जान के रखेंगे तो वहां जब जाएंगे तो देखेंगे तो अच्छी तरह से उस चीज को समझ सकेंगे। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण था वो किस तरह होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया था और इसकी जो विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के जो पुस्तक है तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। तो उसमें उन्होंने विस्तृत वर्णन किया कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपना बाजार नियंत्रण किया था। तो अलाउद्दीन ने इसके तहत कई नए पदों का सृजन किया, नया नया पद बनाया, जैसे दीवाने रियासत, साहना ए मंडी, बिराद। तो दीवाने रियासत क्या था? यह व्यापारियों और बाजार पर पूर्णतः नियंत्रण रखता था, जो दीवाने रियासत था। और सहना ए मंडी क्या था? यह बाजार का अधीक्षक होता था, जहां सभी व्यापारियों को इनके दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। बरीद प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद क्या करता था? सभी बाजारों का निरीक्षण करता था। उसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया गया। देखिए कितना कठिन होता था। यदि कोई व्यापारी अपने की सामान को कम वजन तोलता था तो जितना कम वो तोलता था उतना उसके शरीर से मांस काट दिया जाता था। तो कितना कड़ा किया गया था। तो इन प्रयासों के तहत बाजार में वस्तुओं के जो कीमतों पर अंकुश लगा।
जो कीमत थे बहुत ज्यादा बढ़े थे, उस पर अंकुश लगाया गया। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना था। जो कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए या फिर व्यापारियों द्वारा आम लोगों को ठगा जाए, इस पर अलाउद्दीन के द्वारा बहुत ज्यादा नियंत्रण किया गया, जिससे आम लोगों को तकलीफ ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में, कब, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव डाली। ऊपर जो वंशावली आपने पढ़ा उसी के अनुसार पाठ में भी इसी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, कौन से वंश के बाद कौन से वंश है। ठीक है, ममलूक वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद यहाँ तुगलक वंश का उदय हुआ। तो इसका पहले शासक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, जो 1320 ईस्वी में अपनी तुगलक वंश की नींव डाली। तो इसके 5 वर्ष बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे। गयासुद्दीन के नींव डालने के लगभग 5 साल बाद इसके अगले शासक बने मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह क्या थे, कुशल और साम्राज्यवादी शासक थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वे भी बहुत ही कुशल शासक थे। इसने लगभग 2.5 दशक तक शासन किया। 2.5 दशक तक शासन किया। उसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली के से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित कर दिया। जो पहले राजधानी थी दिल्ली, वो कहाँ चली गई, दौलताबाद में। क्यों, क्योंकि दक्षिण के राज्यों को भी उससे कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। तो उसने सिक्कों में सुधार कर अनेक प्रकार के सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। उसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन प्रारंभ कर दिया। जो पहले क्या था, सिर्फ सिक्के के रूप में ही था, जो सोने चांदी के होते थे। ठीक है, लेकिन धातु के होते थे। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन शुरू कर दिया। और उनके शासनकाल में एक मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। उसके समय ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, जो एक विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की थी, दक्षिण भारत में एक साम्राज्य विजयनगर, तो उसकी स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का। उसने दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। वह अरबी, फारसी सहित कई भाषाओं का ज्ञान में पारंगत था। इसके बावजूद उसने कई निर्णय विवादों से भरे रहे। वे क्या था, बहुत ज्यादा विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी इसके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए जो विवादास्पद थे। तो इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में आपने ऊपर देखा, यहाँ पे जो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए कि जो इब्न बतूता था मोरक्को का निवासी था। वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, जो पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक से के संबंधित बातों का उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिखाया गया है। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद ये मकबरा बना था। इसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने। तो उसके शासन काल में राज्य एवं प्रजा दोनों संपन्न थी। तो जो फिरोज शाह तुगलक का शासन काल था, इसमें प्रजा बहुत सुखी थी। सिंचाई कर लेने वाला वह सल्तनत काल का पहला शासक था। वो क्या करता, सिंचाई के ऊपर भी उसने कर लगा दिया था। उसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर शहर को बनाया। उसने दासों के लिए दीवाने बंदगान
नामक विभाग की भी स्थापना की। तो उसके समय बहुत सारे शहरों को बसाया गया, जिसमें थे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। ठीक है, दासों के लिए भी उन्होंने एक अलग सा विभाग बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है सैयद वंश। तो सैयद वंश क्या है? दिल्ली में तुगलक वंश के बाद नेक्स्ट जो वंश आया वो था सैयद वंश का प्रारंभ हुआ। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश। तो इस वंश की स्थापना ख्रीज खां ने की थी। तो आप जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट आते जा रहे हैं वो सब आप नोट करते जा रहे हैं। इसे आप अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीरियली पढ़ेंगे कि जैसा जैसा जो वंश आ रहा है उनके शासकों के बारे में जानकारी आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद सैयद वंश का स्थापना किसने की थी? ख्रीज खां ने की थी। उसे अमीर तैमूर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने दिल्ली के वास्तविक शासक दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की नींव रखी थी। ठीक है, जो उसके वास्तविक शासक थे पहले दौलत खां, उसको पराजित करके सैयद वंश की नींव रखी। वह अपनी लोक कल्याणकारी गतिविधियों और प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोणों के लिए दिल्ली की जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए, क्योंकि क्या था, उसके शासनकाल में प्रजा बहुत खुश थी और उन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए जिसके कारण प्रजा भी खुश रहती थी। तो इसके बाद के सुल्तान आपसी लड़ाई में उलझे रहे। तो ख्रीज खां के बाद जितने भी उसके बाद सुल्तान आए वे आपसी लड़ाई में उलझे रहे, जिसके कारण क्या है, इस वंश का विनाश हो गया। ठीक है, पतन हो गया। तो 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद ठीक है, जब सैयद वंश का पतन हो गया, क्यों पतन हो गया? क्योंकि वहां उसके बाद जितने भी शासक आए वे क्या आपस में ही लड़ाई में इतने उलझे रहे कि बाकी चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उस वंश का पतन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश के बारे में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने जो सारे वंश पढ़े इसको आप अच्छे से कर लेंगे। पहले जो वंशावली है उसको अच्छे से कर लेंगे, फिर उसके अनुसार आप सीरियली पढ़ेंगे और इसको नोट्स बनाते जाएंगे अपनी कॉपी में, जिससे आपको इसको समझने में काफी सुविधा होगा। और सिर्फ आपके क्लास के लिए नहीं, 7 क्लास के लिए नहीं, आगे क्लास में भी आपको इससे काफी लाभ होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे और इसे पढ़ने का कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का। और पार्ट 2 में इसके बाद जो बाकी दिल्ली के सुल्तान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बचा है लोधी वंश, जिसे आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लेंगे, जिससे आपका जो यदि पिछला कोई चैप्टर छूटा है तो आपको मिल जाएगा और आने वाले जो चैप्टर हैं वे भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको आपके दिक्कत को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।